Hello everyone, welcome to our Judicial Academy. Friends, इंडियन पिनल कोड 1860 शॉर्ट आईपीसी का ये थर्ड वीडियो है आपके लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी पॉइंट्स को कवर किया गया है, जिससे कम समय में आपका आईपीसी अच्छे से रिवीजन हो सके और कवर हो सके। जो भी लोग यूपीएचजेएस, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ और साथ ही कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, सब जगह आईपीसी आती है। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लें। और ऐसा नहीं है कि वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आईपीसी में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक लीडिंग केस है आप लोगों के लिए, जिसका जजमेंट का आप बोल सकते हैं कि निचोड़। उस निचोड़ कभी कभी आपसे पूरा पॉइंट रख दिया, पूछ सकते हैं कि किस केस में कहा गया। तो पॉइंट है, although prima facie and as a general rule there must be a mind or at fault before there can be a crime, it is not an inflexible rule। जैसा कि यह बहुत ही स्थापित प्रथम दृष्टया और सामान्य नियम है कि किसी भी अपराध को करने से पहले कोई मस्तिष्क अवश्य ही दोषी होता है। यह एक लचीला नियम नहीं है और विधायन को जो विषय वस्तु है उसे इस प्रकार से फ्रेम्ड किया जाना चाहिए कि कोई कार्य आपराधिक है अथवा नहीं, अथवा इसे करने से पहले किसी का इंटेंशन था कि वो लॉ को ब्रेक करे या कोई गलत कार्य करे, अन्यथा नहीं। ये सारी चीज़ें अवश्य ही कंसाइडर की जानी चाहिए। ये बात किस केस में कही गई? तो आर वर्सेस टॉल्सन के मामले में। आर वर्सेस टॉल्सन का मामला बहुत ही लीडिंग केस है। बाइगेमी से रिलेटेड है ये मामला, उससे भी आप लोग याद रखेंगे। बाइगेमी एंड मेंसरिया दोनों ही पॉइंट पे ये केस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन पिनल कोड कैसे एक्ट्स को पनिशेबल करता है, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, बोथ या ओनली वॉलेंट्री। तो इंडियन पिनल कोड सिर्फ और सिर्फ स्वैच्छिक कार्यों को दंडित करता है, अस्वैच्छिक कार्यों को दंडित नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर। आपराधिक मानववध कब हत्या होती है? कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। आज आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है। इसके क्या पॉइंट्स है? तो पहला है, इफ द पर्सन committing the act knows that it is so imminently danger that it must in all probability cause death। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य इतना इमिनेंट डेंजर है, मतलब कि कोई संशय ही नहीं है कि सभी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होगी ही होगी, कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सामने वाला बच भी सकता है, तो मर्डर माना जाएगा। कल भी मैंने आपसे क्या बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या मेन डिफरेंस होता है? तो ग्रेविटी ऑफ द एक्ट, जो कार्य किया गया है वो कितना गंभीर किया गया है, सबसे मेन डिफरेंस यही होता है। अगर वो इस प्रकार से गंभीर है कि सामने वाला बच नहीं सकता। हम दो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो बोलेगा कि मैंने उसे मार दिया है, शायद वो बच जाए, ये क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड। बट अगर वो ये स्टेटमेंट दे कि मैंने उसे ऐसा मारा है कि अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, डेट इज़ मर्डर। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ऑल प्रोबेबिलिटी में उसकी डेथ होनी निश्चित ही है, तो क्या हो जाएगा? मर्डर। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। यदि किया गया कार्य ऐसी बॉडीली इंजरी करने के आशय से किया जाए जिससे कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु होनी सुनिश्चित है। सपोज किसी की तिल्ली पड़ी हुई है, आप उस पर एक घूसा मार दीजिए, तिल्ली फट जाएगी, सामने वाला वहीं पे मर जाएगा। अगर इस तरह आप किसी को 20 मंजिल से नीचे गिराइए, नीचे फेंकिए, उसको, उस व्यक्ति की डेथ वहीं पे हो जाएगी। तो ये क्या होता है? कार्य की प्रकृति कैसी है? सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। नेक्स्ट है, इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉट। यदि कार्य इस आशय से किया जा रहा है और ऐसी बॉडली इंजरी पहुंचाई जा रही है जिसे कि अपराधी जानता है कि यदि उस व्यक्ति को ऐसी हानि की जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो क्या मानेंगे हम इसे? मर्डर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट इमोबल प्रॉपर्टी, मोबल प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि थेफ्ट यानी जो चोरी होती है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति के विरुद्ध डकैती की जा सकती है, लेकिन जो उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन होता है, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो, अचल हो, चल हो या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, किसी के अगेंस्ट भी डकैती की जा सकती है। तो ये आप लोगों को पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दी ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन ट्रस्ट में बी यूज्ड अगेंस्ट एनीवन। उद्यापन के अपराध में जो विश्वास होता है, किसी के अगेंस्ट भी जो ट्रस्ट होता है, न्यास होता है, किसी के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। यह आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर्ड। आपराधिक न्यास भंग का सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। अभी जो मैंने आप लोगों से एक्सटॉर्शन में ट्रस्ट की बात की है, उसको हम कैसे समझेंगे। उसको समझने के लिए ये बात कही गई कि जो एक्सटॉर्शन किया गया है, मान लीजिए एक्सटॉर्शन का अपराध क्या होता है, हमने आपके बच्चे को किडनैप किया और आपसे मांग करते हैं कि आप ये इतने पैसे दे दीजिए, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई जो नहीं कि आपका बच्चा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ आप लोग, इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी के अगेंस्ट भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसके लिए आप बचा सकते हो। कई बार देखिए पब्लिक में कोई छोटा बच्चा रहता है, उसको अगर कोई टेररिस्ट वगैरह किडनैप कर लेते हैं और सबको धमकी देते हैं, तो सब लोग उस काम को करते हैं। तो क्या होता है, ये एक्सटॉर्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए क्या क्या अपेक्षित होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी अवश्य ही इंटरेस्ट की हो, यानी कि सौंपी हो। सेकेंड है, द पर्सन इंटरेस्टेड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी हिज ओन यूज़। जिस व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी सौंपी गई है, उसने बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग अपने इस्तेमाल के लिए कर लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, और अगर इसमें हम बात करें आपसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ही, तो अगर हम इससे आपसे पूछे कि इसका जिस्ट क्या है, तो आपको क्या बताना है, इंट्रस्टमेंट, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी किसी और को न्यासित करना ही इसका जिस्ट होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मेन एलिमेंट क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी किसी और को हमने सौंपी हो। इसमें मेंस रिया क्या हो जाती है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज़, यानी कि बेमानी मेंस रिया का यहाँ पे रूप ले लेती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रूट्स ऑफ इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कैन बी ट्रेस्ड टू मनु। भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र की जड़ें किसके द्वारा खोजी गई, तो मनु के द्वारा ये खोजी गई थी। नेक्स्ट है, द एम ऑफ क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि का क्या उद्देश्य है, तो दंड प्रदान करना, इज टू प्रोवाइड द पनिशमेंट। आईपीसी के रिवीजन के लिए किस विधि आयोग ने संस्तुति प्रस्तुत की, 42nd रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया कि आईपीसी को रिवाइज किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका आप कोई रोल नहीं है, बहुत से ऐसे नए ऑफेंसेस आ गए हैं जिनको आईपीसी में होना चाहिए। आप देखिए बहुत से ऐसे सेक्शन है जिनका अभी कोई यूज़ नहीं है, उसी अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो कहा गया कि अब आईपीसी को आप रिवाइज करिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। एक्टस रियस यानी कि जो आपराधिक कृत्य होता है, इसमें कौन से एक्ट आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव, तो आपको बताना है बोथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों टाइप के एक्ट एक्टस रियस में आते हैं। नेक्स्ट है, द लिमिट्स ऑफ इंडियन टेरिटोरियल वाटर इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स 1976। सेक्शन 2, 3 एंड 4 आपके बात करते हैं जुरिस्डिक्शन से। आईपीसी के अंतर्गत आप देखिए तो उसमें बताया गया है कि किस अपराध का ट्रायल कहाँ पे किया जाना चाहिए। तो इसमें जो टेरिटोरियल वाटर होती है हमारी, इसको कौन सा टेरिटोरियल वाटर किस लिमिट तक है, कितनी डिस्टेंस तक है, इसको हम किन एक्ट्स के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्ट्स आप लोग को याद रखने हैं,
एक नए तरीके का क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम्स में आ जाए। सिर्फ आईपीसी के द्वारा ही वो डिसाइड नहीं होगा, किसके द्वारा डिसाइड होगा? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के सेक्शन 3 के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स 1976 के तहत ये आपका एक एक्ट है। टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स 1976 के सेक्शन 3 के अंतर्गत ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। आर्टिकल 297 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 297 संविधान का, जो कहता है कि जितने भी टेरिटोरियल वाटर से या ओशियन से, समुद्र से या किसी भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ से या किसी भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अगर कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी निकलती है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? तो यूनियन के अंतर्गत, यानी कि वेस्ट इंडी यूनियन संघ में वो जाएगी एंड जो संघ होगा इसका मालिक समझा जाएगा। मान लीजिए समुद्र से मोती निकले तो पहला राइट किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का। ये आपके उसी पीछे वाले जो अभी पिछला हमारा प्रीवियस इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसी को कवर करने के लिए, हालांकि आर्टिकल 297 का यहाँ आईपीसी में कोई रोल नहीं है, बट आप लोगों को क्लियर हो जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आर्टिकल है ये भी, इसलिए इसमें रख दिया गया। 297 क्या कहता है कि जितने भी मूल्यवान वस्तुएं हैं यदि कहीं से भी समुद्र से या कॉन्टिनेंटल सेल्फ से या किसी भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से प्राप्त होती हैं तो किसको वेस्ट होती हैं? यहाँ पे आपको बताना है यूनियन संघ में चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। आर्टिकल 297 आप लोग याद रखेंगे। वियना कन्वेंशन के द्वारा एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, डिप्लोमेटिक एजेंट एंड यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं उन्हें आपराधिक अभियोजन से प्रिविलेज यानी कि इम्यूनिटी यानी कि उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो कौन सा कन्वेंशन है? वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट है, इन इंडिया law relating to the offence of perjury is given a statutory definition under section 191 of the Indian Penal Code. ऑफेंस ऑफ परज्यूरी आप लोग सेक्शन 191 याद रखिएगा। और किस सेक्शन में बात की गई है ऑफेंस ऑफ परज्यूरी? सेक्शन 191 में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें ऑफेंस ऑफ परज्यूरी से संबंधित लॉ का उल्लेख किया गया है। ये सेक्शन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। मिथ्या साक्ष्य गणना से संबंधित प्रावधान आईपीसी की धारा 192 में दिए गए हैं। एक शपथ पत्र आईपीसी के सेक्शन 191 के लिए एविडेंस माना जाता है। हालांकि आपको पता है कि एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाता है, लेकिन जब बात आती है ऑफेंस अगेंस्ट परज्यूरी की तो एफिडेविट को भी एविडेंस माना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ द फोर्स कॉज टू द प्रॉपर्टी विदाउट अफेक्टिंग अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट द यूज ऑफ फोर्स डिफाइंड इन सेक्शन 349 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। बल का प्रयोग यदि संपत्ति को किया जाए किंतु इससे कोई मानव परमाणु प्रभावित ना होता हो तो इसे बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको पता है सेक्शन 349 में क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे अगर फोर्स जो है किसी ह्यूमन बीइंग को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल। इंग्लिश लॉ में यानी कि टॉर्ट में हम एक पढ़ते हैं बैटरी के समान होता है। जब हम टॉर्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोग को दो ऑफेंसेस पढ़ने को मिलेंगे, असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट तो आपको पता है, बैटरी क्रिमिनल फोर्स के समान होती है। जैसे हम क्रिमिनल फोर्स कहते हैं, सेम थिंग को हम लॉ ऑफ टॉर्ट में बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duties made punishable under section 353 of the Indian Penal Code। जो भी लोग उत्तराखंड एपीओ जा रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आईपीसी की सेक्शन 353 में यदि कोई व्यक्ति असॉल्ट यानी कि हमले या बल प्रयोग के द्वारा किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी ना करने के लिए धमकी देता है तो उसे आईपीसी के किस सेक्शन में पनिश किया जाएगा?
सेक्शन 353 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट है, एन एक्यूज स्ट्रिप अ गर्ल नेक्ड एंड देन मेकिंग her life flat on the ground, underdress himself and then forcibly rubs his erected penis on the private part of the girl but fails to penetrate the same into the vagina and on such rubbing ejaculates himself। कोई अभियुक्त है जिसने किसी लड़की को नेक्ट किया, इसके बाद उसे फर्श पे लिटा दी। रेप से संबंधित प्रॉब्लम है आपकी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। बट वो पेनिट्रेट करने में असफल रहा और ज़बरदस्ती उसने रब किया, तो क्या, और इजैकुलेशन भी किया, तो क्या उसे रेप के लिए लायबल माना जाएगा? तो आपको बताना है कि ही इज़ लायबल टू बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 511 रीड विद सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 375 में आपको रेप अब कितने तरीके से, कितने एक्ट से इनको हम रेप मानेंगे, उस सारे को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो व्यक्ति ना सिर्फ सेक्शन 376 आईपीसी के तहत बल्कि सेक्शन 511 के तहत भी पनिशेबल होगा। दोनों धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है, अ वुमन कैन नॉट बी मेड एन एक्यूज इन द केस ऑफ गैंग रेप। गैंग रेप के मामले में किसी महिला को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णित किया प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ए कॉर्पोरेट बॉडी कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। एक निगमित निकाय क्या मानहानि के अपराध के लिए अभियोजित की जा सकती है? तो आपका आंसर होगा यस, मानहानि के अपराध के लिए कॉर्पोरेट बॉडी भी प्रोसिक्यूट की जा सकती है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी, जिसमें कंपनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि को भी माना गया है, पर्सन के अंतर्गत रखा गया है उन्हें, इसलिए वो भी डिफेमेशन के लिए प्रोसिक्यूटेड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन को किस धारा में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 503 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट है, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंक्लूडिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज इन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 493। ये सेक्शन 493 जो है आईपीसी 1816 का ही पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से ऐसे पुराने सेक्शंस हैं। हालांकि आज के ज़माने में तो क्या होता है कि शादी तय होती है और सब लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं, भली भांति परिचित होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में शादी होने के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे, और कई बार तो शादी हो जाती थी गौना के बाद देखा जाता था, क्योंकि शादी बचपन में हो जाती थी। तो ऐसे में कोई व्यक्ति पहुंच गया लड़की के घर और बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं, और उसके साथ कोहैबिट किया, तो उसे आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल किया जाएगा? सेक्शन 493 ऑफ द आईपीसी। सो फ्रेंड्स, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें 7827635273 पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप और मेल के थ्रू ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमें अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।